नमस्कार, मार्केट मसाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और 3 हफ्ते बाद आज दिल्ली से मुखातिब हूं, मित्तल साहब के सामने बैठा हुआ हूं। नमस्कार सुमित और नमस्कार दर्शकों। और कैसा रहा मुंबई का ट्रिप? नहीं, मुंबई बढ़िया है। हमेशा मुंबई तो मतलब टू गुड रहता है। फाइनेंशियल कैपिटल है, सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, लोगों से मिलता हूँ, धीरे धीरे चीजें बेटर ही होती है वहां पर। दिल्ली भी बढ़िया है, इस समय हॉट एंड हैपनिंग है। बिल्कुल। और देखिए, हॉट एंड हैपनिंग। हाँ, हॉट एंड हैपनिंग इसलिए बोला ना, वो ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि हम डेड है। ऐसे कैसे हम डेड है? डेड इकोनॉमी बोल दिया। डेड इकोनॉमी बोल दिया, ये तो इन्होंने बहुत ही गलत किया। सुमित, आपने कोई डेटा निकाला है ना, उसके बारे में बता दीजिए आज। डेड इकोनॉमी बताना मतलब ये तो कैसे हम डेड इकोनॉमी में, ये सोचता हूँ दुनिया कभी। चलो, एक चीज समझ में आती है कि हाँ, हमारा टैक्सेशन ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, ग्रोथ धीरे है, लेकिन आप वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर हो, वर्ल्ड के, आप सबसे बड़ी मार्केट हो वर्ल्ड की टेलीकॉम की। आप हॉस्पिटल की, अगर आप वर्ल्ड की टॉप हॉस्पिटल चेन्स देखोगे वो इंडियन है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर पहली 5 इंडियन। वर्ल्ड की लार्जेस्ट टायर कंपनी में इंडियन। मानते हैं हम ऑटोमोबाइल में आते हैं 7वें 8वें नंबर पे, वो भी मारुति आते हैं जो कि इंडियन नहीं है। लेकिन बाकी मतलब इफ़ यू वांट टू लुक समथिंग गुड तो अच्छा भी बहुत कुछ है इंडिया में। ऐसा नहीं है, एप्पल की आप लार्जेस्ट मार्केट्स में आते हो, जुबलेंट की लार्जेस्ट मार्केट में आते हो, डोमिनेट की लार्जेस्ट मार्केट में आते हो, सैमसंग की लार्जेस्ट मार्केट में आते हो, गूगल के आप टॉप 3 में आते हो, एप्पल के टॉप 3 में आते हो, इनफैक्ट ट्विटर के टॉप 3 में आते हो, जिस पे बैठ के लोग कमेंट करते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। सो इस तरह की सिचुएशन में आप खड़े हो। अमेरिकन कंपनी में 12-14 कंपनियां देखी, आज 15 कंपनियां देखी, 15 में आप टॉप 5 के अंदर ही आ रहे हो। वर्ल्ड में बोइंग आपका सबसे बड़ा कंपनी है, उसके हम लार्जेस्ट ऑर्डर देते हैं। उनकी टॉप कंपनियों के सीईओज हमारे हैं। और हाँ, ब्रेन का तो भी हम गिन ही नहीं रहे कि आप जिस कंपनी 10 कंपनियों को गिन लो अपने वर्ल्ड की बेस्ट, उनके ब्रेन्स इंडियन है और उसके बावजूद हम डेड है। और अच्छी बात बताता हूँ सुमित, ये जो डेड वाली जो इन्होंने बात की है ना, इनके जो बीमार पेशेंट होते हैं वो जिस हॉस्पिटल में जाते हैं और जब अपना इलाज कराते हैं, उसमें जितना जो इनका जेनरिक वाला जो बिल आता है ना, जो वहाँ पे जो लोग जाते हैं हॉस्पिटल्स में, 90% लोग जेनरिक दवाइयाँ और वो सब यूज़ करते हैं। उसमें से 50% जो जेनरिक का मार्केट शेयर है वो हमारा है। हम करीब $10 बिलियन की सालाना उनको दवाई सप्लाई करते हैं। नंबर 1 पे नहीं है हम उनके दवाई सप्लायर में, उनमें नंबर 1 आयरलैंड है $13 बिलियन की, $11 बिलियन की स्विट्जरलैंड करता है। हम तीसरे नंबर पर हैं, 10 बिलियन, ज़्यादा पीछे नहीं है। लेकिन क्या है कि 50% मार्केट शेयर रखते हैं। अगर हम डेड हैं और हमारी कोई उपयोगिता नहीं है तो बॉस मत लो दवाई आप हमसे $10 बिलियन की। आपका दूसरा दोस्त है पाकिस्तान, बांग्लादेश। हम डेड है, वो ज्यादा बेटर है। 70% चला है पाकिस्तान का मार्केट एक महीने में, आपको पता है। सब इसी सिर्फ ट्रिगर पे कि उनको अमेरिका जो है उनका टैरिफ कम करने वाला है, जिसके दम पर 70% चल गए और हम नहीं चल पाए। कोई बात नहीं सुमित, देखो ऐसा होता है। उनकी एक बार हमने बात की थी ना कि हमारी 7 कंपनियां उनकी टोटल मार्केट कैप से, पाकिस्तान के पूरे मार्केट कैप से बड़ी हैं। उसमें इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, और ठीक है थोड़ा बहुत चल गए हैं, कोई बात नहीं। अभी हमारे इंडियन मार्केट कैप से तो बहुत दूर है। और जहां तक रही बात हमारी डेड इकोनॉमी की, भैया ठीक है, अगर आपको दुनिया की चौथी इकोनॉमी सबसे बड़ी डेड लगती है, जिसके तीसरे होने के भी चांसेस हैं, हम नहीं बोल रहे, ये आप ही के यहाँ का, अमेरिका का ही सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट IMF बोल रहा है कि जी इंडिया जो है 2028 में दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 5.58 ट्रिलियन की जीडीपी हो जाएगी, जो कि जर्मनी की इकोनॉमी की जो जीडीपी एस्टिमेटेड है वो 2028 में 5.25 ट्रिलियन डॉलर की है। तो हम उसको बीट कर देंगे। तो हम दूसरे से तीसरे पे तो ऑलरेडी पहुंच ही जाएंगे, मतलब चौथे से तीसरे पहुंच ही जाएंगे। और मतलब मित्तल साहब, अगर आप और हम जिस जनरेशन के 90s की जो जनरेशन है, वी आर द ब्लेस्ड जनरेशन, क्योंकि इस जनरेशन ने सब कुछ देखा है। तो हमने ही वो समय भी देखा है जब 90s में कभी इंडिया में MNCs ओपन हुई थी। उसके बाद फिर इंडियन मार्केट का एवोल्यूशन, टेलीकॉम मार्केट का एवोल्यूशन, कहाँ कॉल रिसीविंग से लेके कॉल के पेमेंट्स तक वाला सिचुएशन में देख लिया। सो ऐसी ग्रोथ हम ऑलरेडी देखते आए हैं। सही बात। नेवर अंडरएस्टिमेट अ कंट्री लाइक दिस जो कुछ भी कर सकती है। देखो सुमित, ऐसा होता है ना, जैसे एक होते हैं कुछ भी बोल देने वाले, हमारे सबके रिलेशंस में होते हैं कुछ लोग होते हैं ना बहुत बड़े ओहदे पर होते हैं। फूफा तो बहुत प्रसिद्ध हैं, तो कुछ भी बोल देते हैं कई बार। तो
फिर जब लोगों को लगने लगता है अरे ये तो हर फंक्शन में आके कुछ ना कुछ बोलते ही हैं उल्टा सीधा, फिर लोग उनकी बात पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। इस बार ही प्रॉब्लम ये है कि जो बोल रहे हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के प्रेसिडेंट हैं, तो उनके बोलने की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है। वो सबसे बड़े फूफा जी हो गए ना कि अभी तो खैर, अब ये हफ्ते में मार्केट नीचे बंद हुआ, 1-1.5% नीचे बंद हुआ निफ्टी। ज्यादा बुरी सेलिंग रही मिड कैप में 2-2.5% नीचे, और स्मॉल कैप तो 3.5% नीचे। सो इस तरह की हेवी सेल ऑफ में क्या मार्केट ने जो बिकवाली देखी, वो बिकवाली एफआईसी सेलिंग थी या खराब नंबर्स थे जिनकी वजह से इतनी बिकवाली देखने को मिली? सुमित, दोनों ही चीज़ें हैं। एफआईज बिकवाली तो है ही, ऑफकोर्स जब तक एफआईज का सपोर्ट नहीं मिलेगा मार्केट तो स्ट्रेंथ तो होने वाला है नहीं। लेकिन मैं आपसे अक्सर फ्राइडे की बात करता हूँ, इस बार फिर ब्लैक फ्राइडे हो गया। ये चौथा ब्लैक फ्राइडे था। मैंने 4 जुलाई से डेटा देखा। 4 जुलाई को एक डेटा था जबकि फ्राइडे पॉजिटिव था। 11 जुलाई को 195 पॉइंट निफ्टी गिरा था। 18 जुलाई को 143 पॉइंट, 25 जुलाई को 225 पॉइंट, और अब 1 अगस्त वाली जो फ्राइडे था उसमें 203 पॉइंट। मतलब हम 150 से 200 पॉइंट गिर रहे हैं लगातार पिछले 4 फ्राइडे से। तो ये फ्राइडे का जो फियर है ना, फ्राइडे फियर, पहले बोलते थे TGIF, थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे, अब हो गया है कि फ्राइडे आप प्लीज मत आओ। तो मार्केट में ये फ्राइडे फियर तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है, लेकिन क्योंकि आज का जो सत्र था, जो बीता सत्र है, उस सत्र में हमने महीने का पहला सत्र भी देखा ही है, एक्सपायरी के बाद पहला दिन भी है, और फ्राइडे भी रहा ऑब्वियसली। लेकिन अर्निंग्स का अब आखिरी पार्ट शुरू होगा यहाँ से अगले 15 दिन के अंदर, ऑटो सेल्स के नंबर, अर्निंग्स एंड ऑल। और अब यहाँ से शुरुआत हो जाएगी फेस्टिवल की। जब हम अगले हफ्ते कहीं बातचीत कर रहे होंगे तब जन्माष्टमी होगी, और एंड लाइकवाइज फेस्टिवल की शुरुआत हो जाएगी। सावन खत्म हो जाएगा, फेस्टिवल शुरू हो जाएगा। सो क्या मान के चलेगी अब वो समय आ रहा है कि शायद मॉनसून या फेस्टिवल का चीयर मार्केट लेना शुरू करेगा? सुमित, प्रॉब्लम तो ये हो गई ना कि देखो, अर्निंग का चीयर तो बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। अप्रैल में जैसे ही अर्निंग आने वाली थी, ट्रम्प आ गए। इस बार जुलाई में अर्निंग वाली आने वाली थी, ट्रम्प आ गए। तो ये पता नहीं इनका फियर और उनका चीयर वो मैच ही नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अब जो आप बोल रहे हो फेस्टिवल फियर, जब तक लोग कमाएंगे नहीं, खर्च कैसे करेंगे? लग्जरी आती है इधर उधर की अर्निंग से, आवश्यकताएं पूरी होती हैं सैलरी से। तो सैलरी वाले लोगों की जो आवश्यकताएं वो तो सैलरी से पूरी हो रही है, उसमें भी फियर आ गए हैं जगह जगह पर। TCS में 12,000 लोग जा रहे हैं और बहुत जगह पर। तो ये जो मुझे लग रहा है ना, इस बार फेस्टिव सीजन वो थोड़ा सुस्त ना हो जाए अगर ये लंबा चल गया। मतलब अब अगर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ ना, तो फेस्टिव की जो स्पेंडिंग होगी वो मुझे लगता है थोड़ी सी इस बार डेंट में आ जाएगी। नहीं तो TCS ने क्या कर डाला? मतलब 12,000 सुनने में नंबर बड़ा है, लेकिन TCS के लिए 2% है। अब 13% ओवर एंड अबव, क्योंकि 13% तो एट्रिशन ही है, उसके ओवर एंड अबव 2% के आसपास की नई छटनी है। सो ये कितना बड़ा कंसर्न दिख रहा है? ठीक है, मुझे तो इसीलिए साल का लोग काट रहा है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा TCS ने अनाउंस क्यों किया। कर देता 13% आपके लोग खुद जाते हैं, आप फिर उनके बदले में नेट में हायर कर लेते हो, तो आपका जो नेट हायरिंग रेशियो है वो प्लस में ही रहता है। मतलब भले ही आपने 5,000 लोग ही पूरे साल में ऐड किए हो, पहले 6 लाख थे तो 6 लाख 5,000 हो जाते हैं, इस तरह से होता है। और ये 13% लोग जब आपके हर साल निकल ही जाते हैं, 2% को मत रोकते, 11% को रोक लेते, तो आपका 2% एट्रिशन ऐसे ही हो जाता ऑटोमेटिकली। अनाउंसमेंट क्यों किया ये कुछ समझ नहीं आया। नहीं करते तो शांति से इंडस्ट्री चलती रहती, कोई प्रेशर फियर वो नहीं बनता। तो अब आ गया ना, इसी अनाउंसमेंट की वजह से TCS साल के लो पे आ गया, 3,000 का लेवल तोड़ रहा है। 15 साल बाद उसने मूविंग एवरेजेस तोड़े। और 15 साल बाद आपको बताऊं, 2010 से लेके अब तक TCS को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, 16 साल हो गए। 16 साल में TCS पहली बार टॉप 3 में नहीं है। वो अपनी हिस्ट्री में हमेशा टॉप 3 में रहा है, पहली बार वो टॉप 4 में आया, और अगर ऐसे चलता रहा तो ICICI बीट कर देगा, टॉप 5 में आ जाएगा। ये 2009 में लास्ट टाइम हुआ था, या 8 में हुआ था, जिसके बाद अब होने जा रहा है। सो TCS क्या वो ग्लोरी खो चुका है जो उसके पास थी? पहला सवाल ही है। दूसरा, क्या IT ही वो ग्लोरी खो चुका है? जब TCS खो दिया तो आधा IT तो TCS ही है, तो फिर क्या करें? वो तो बिल्कुल सुमित, देखिए 2008 में जब TCS ने मूविंग एवरेजेस तोड़े थे, जब डेट क्राइसिस आया था, उसके बाद द काउंटर ऑलमोस्ट 50% गिरा था। उसके बाद 2009 में 2008 या 9 की बात है ये, जो मैं चार्ट देख रहा था, और उसके बाद अब 2025 में वो लेवल टूटा है। अब भगवान ही जाने की उसका क्या होगा। लेकिन एक चीज़ तो समझ आ रही है कि जो रतन टाटा जी के जाने के बाद जो इसका चीज़ का फियर शायद लोग करते थे कि एथिक्स और जो वैल्यूज़, वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके हटनी शुरू हो जाएंगी।
उसकी पहली झलक शायद मुझे TCS में दिख गई है। नहीं, लेकिन उसमें एक चीज़ मैंने देखी है, पूरा ग्रुप टाटा, जिस दिन रतन टाटा जी का निधन हुआ था 9 अक्टूबर से लेकर अब तक करीब 25% वाइप आउट हो चुका है पूरा ग्रुप, ये एवरेज नंबर है। लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग है ना, वो है एग्रेशन। रतन टाटा साहब ना बहुत ही एग्रेसिव थे। उन्होंने कोरस का एक्विजिशन किया अपने से बड़ा जाके, JLR का एक्विजिशन किया अपने से बड़ा जाके, बहुत सारी कंपनियों में एग्रेसिव टेक ओवर्स किए। उस दिन से लेके अब तक कोई एक्विजिशन नहीं है। अब टाटा सन्स में से कोई टाटा मोटर्स कर रहा है ना, अब कर रहा है, अब जाके ट्रक वाली एक्विजिशन कंपनी को। लेकिन इतने टाइम बाद आपके पास 27 लिस्टेड कंपनियां हैं और एक में एक्विजिशन आ रहा है। आपका IPO तो एक ही आया, टाटा टेक, और तो कोई IPO भी नहीं है। सिर्फ कंसोलिडेशन में ग्रुप लगा हुआ है, इसको इसमें जोड़ दो, उसको उसमें जोड़ दो। टाटा स्टील के अंदर 2 मर्ज कर दिए, TCS में 1-2 मर्ज कर दिए, ये सब में लगा हुआ है, लेकिन कोई भी कहीं एक्विजिशन नहीं है। जबकि आप कैश रिच हो, एग्रेसिव हो सकते हो। AI में कोई भी एक्विजिशन अगर आज TCS कर दे, 30,000 करोड़ कैश पड़ा है कंपनी के पास, कितनी बड़ी बात है उसे एक्विजिशन करना। कुछ भी AI में ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई स्टार्टअप, कोई एक्विजिशन नहीं, शांति से वही ट्रेडिशनल जिंदगी चली जा रही है। तो शायद बाजार इसी चीज को पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए इन्फोसिस देखो, इन्फोसिस उल्टा हायरिंग कर रहा है, अपनी गाइडेंस बढ़ा रहा है। बोला भी उसने कि हाँ हम, और गाइडेंस ही बढ़ा रहा है। मतलब एक ही सेक्टर के 2 बड़े प्लेयर, एक गाइडेंस बढ़ा रहा है और एक बेचारा पीछे जा रहा है। सो ये सिचुएशन समझ में नहीं आ रही। लेकिन सुमित, प्रॉब्लम तो है, देखो IT सेक्टर में है, और इतने बड़े जब एम्प्लॉय बेस हो जाता है तो उनको सबको संभालना भी थोड़ा मुश्किल है। और एक जब पूरा रिजीम ही चेंज, मतलब एक सिस्टम ही चेंज हो रहा है कि हम नॉर्मल IT से और एक AI पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत होगी। फार्मा में अब देखो, वो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी दे दी है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो बार्गेन करने के लिए कि जेनरिक प्लेयर से और दुनिया भर के फार्मा प्लेयर्स पर अपना टैरिफ थोपने से पहले अपनी कंपनियों से कह रहे हैं कि भैया तुम दवाइयों के रेट घटा दो, ताकि मैं भविष्य में बाकी लोगों को डरा सकूं कि अब तुम पर टैरिफ लगा दूंगा, अब तुम पर टैरिफ लगा दूंगा। 29 सितंबर का टाइम दिया है, तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए थोड़ा सा डेंट है। अगले हफ्ते के लिए क्या? अगले हफ्ते के लिए बस ट्रंप अगेन, ट्रंप रिटर्न 7 तारीख को फिर वो, अब वो टैरिफ की बात करेंगे। अब देखते हैं वो फिर वीकेंड में क्या बातें करते हैं और किस तरह। TGIF हो नहीं, ट्रंप फियर इट्स फ्राइडे, ट्रंप इज हियर इट्स फ्राइडे, ऐसा कुछ करके हो गया। कुछ बनाना पड़ेगा। थैंक्स गॉड इट्स ट्रंप इज गॉड एंड इट्स फ्राइडे। एग्जैक्टली। सो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा सुमित। लेकिन नेक्स्ट वीक देखिए वही है, कुछ रिजल्ट्स होंगे, सरकारी कंपनीज के होंगे, उसमें रिजल्ट्स होंगे। तो प्राइवेट कंपनीज ने ज़्यादातर अपने रिजल्ट्स कवर कर लिए हैं, SBI वगैरह के रिजल्ट्स ये देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो वो सारा थोड़ा सा बिजी रहेगा, लेकिन इम्पैक्ट ऑलरेडी सेक्टर वाइज आ चुका है, तो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा कुछ होगा। उसके अलावा कोई ऐसा डेटा नहीं है। ऑटो के डेटा आ चुके हैं ज़्यादातर कंपनीज के, और रिजल्ट्स बस आने वाले हैं, और इन्फ्लेशन और IIP ये ज़्यादा अब वेटेज रखते नहीं हैं। तो बस ट्रंप ही हैं जो मुझे लगता है मार्केट ड्राइव करेंगे। तो ट्रंप साहब कितना इम्पैक्ट करेंगे, क्या चीज़ें हैं, इन पर नज़र रखनी होगी। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा हैवी है, हीटेड अप है, इसलिए भी टूट रहा है, तो वो भी एक वजह रहेगी। खैर, आगे और चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट मसाला को ही समेटते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फीडबैक के लिए, देखने के लिए, बातचीत करने के लिए। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।